करेंगे डिपेंडिंग अपॉन कि उसके अंदर फोर्स कौन सी मौजूद है। करेक्ट। अगर क्रिस्टल के अंदर लैटिस पॉइंट जो है, कल बताया था लैटिस पॉइंट क्या होता है, उस पर कैटाइन और एनाइन दोनों मौजूद हैं और आपस में जुड़े हुए हैं किससे? आयोनिक बॉन्ड से। तो इस तरह के क्रिस्टल को आप क्या कहोगे? आयोनिक क्रिस्टल कहोगे। जैसे कि मिसाल के तौर पर NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। इस सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर पर आगे चलकर पूरा टॉपिक मौजूद है जहां पर मैं मजीद डिटेल में डिस्कस करूंगा, बट यहां पर अभी जितना है मैं उतनी बात आपसे करूंगा कि NaCl के अंदर जो सोडियम क्लोराइड का एक आयन है, सॉरी सोडियम का जो एक आयन है, उसके अतराफ में कितने क्लोरीन मौजूद होते हैं? 6। और हर एक क्लोरीन आयन, क्लोराइड आयन के अतराफ में उसके गिर्द कितने Na मौजूद होंगे? 6। मतलब हर एक Na को घेरा हुआ होगा किसने? 6 क्लोराइड आयन ने। और फिर हर एक क्लोराइड आयन को कितने Na+ ने सराउंड किया होगा? ये उस तरह सराउंड नहीं, पूरा एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, मैं आगे ड्रॉ करके आपको समझाऊंगा। और जो NaCl का स्ट्रक्चर होता है वो क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। और कौन सा वाला क्यूबिक? फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं आयनिक सॉलिड की। आयनिक क्रिस्टल कहूं, आयनिक सॉलिड कहूं, एक ही बात है। ओके, जो कि मैं आगे चल के आपको बुक से ही पढ़ाऊंगा क्योंकि बहुत अच्छे से बुक में लिखा हुआ है। मैं दोबारा उसे लिखना नहीं चाहता टाइम बचाने के लिए आपका, वहीं से मैं आपको समझा दूंगा। और याद करना हो तो किताब या नोट्स का आप सहारा ले सकते हो। बट हाँ, मैं बात करूंगा किस पर? फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन शेप ऑफ आयनिक क्रिस्टल। वो फैक्टर्स जो कि जिसकी वजह से जो आयोनिक क्रिस्टल का शेप है वो इन्फ्लुएंस हो सकता है, उसमें तब्दीली आ सकती है। वो 3 चीजें क्या हैं? पहली चीज क्या है बेटा? आयनिक एसोसिएशन। सेकंड है रेडियस रेशो। और तीसरी चीज है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। किसी सॉलिड का शेप कैसा होगा वो इस बात पर भी डिपेंड करता है कि उसके अंदर फोर्स किस तरह की है। सिंस आयनिक बॉन्ड एक मजबूत फोर्स है जिसकी वजह से आयन्स जो हैं एक दूसरे के क्या रहेंगे? करीब रहेंगे, जिसकी वजह से जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल है वो क्या हो सकता है? तब्दील हो सकता है। कितनी मजबूत बॉन्ड है, ठीक है। हर आयनिक बॉन्ड सेम स्ट्रेंथ का नहीं होता, कुछ आयनिक बॉन्ड वीक भी होते हैं और कुछ मजबूत भी होते हैं। तो वो वाला आपके पास क्रिस्टल जिसके अंदर आयनिक बॉन्ड मजबूत है और वो वाला आपके पास क्रिस्टल जिसके पास आयनिक बॉन्ड वीक है, ये मत समझना क्योंकि आयोनिक बॉन्ड है तो दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा होगा। आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो किसी आयनिक क्रिस्टल के शेप को क्या कर सकती है? तब्दील कर सकती है। सेकंड चीज है आपके पास रेडियस रेशो, जिसे बुक में थोड़ा और डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आप रेडियस रेशो की बात करो तो ये आपके पास साइज ऑफ, या मैं कहूं रेडियस ऑफ कैटाइन अपॉन रेडियस या साइज ऑफ, आप इसे यूं भी लिख सकते हो कि रेडियस ऑफ कैटाइन और रेडियस ऑफ एनाइन। इसे आप क्या कहते हो बेटा? रेडियस रेशो। बुक में देखिए एक टेबल बना हुआ है, बना हुआ है ना, उसमें एक रेंज लिखी हुई है आपके पास। एक बुक मुझे दीजिएगा, पेज नंबर 135, नॉट 135, सॉरी 129, जहां पर आपको बताया जा रहा है
कि कैटाइन जो होता है, कैटाइन से मतलब जो, जैसे कि आपके पास NaCl है ना बेटा, Na+ होगा और Cl- होगा, आप इस Na+ के साइज को Cl के साइज से डिवाइड करो तो जो रेशो आएगा वो कहलाएगा रेडियस रेशो। और अगर वो रेडियस रेशो 0.15 से 0.22 के दरमियान है, ठीक है, तो इसका मतलब जो शेप होगी, जो ज्योमेट्री होगी आपके क्रिस्टल की, आयनिक क्रिस्टल की, वो कैसी होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो होगा 3। कोऑर्डिनेशन नंबर से मुराद होता है कि किसी एक एटम या आयन के अतराफ में कितने मजीद एटम या आयन मौजूद है। मिसाल के तौर पर अगर आप कहो कि सोडियम जो है Na+ के सराउंड कितने Cl होंगे, तो मैं कहूंगा 6 इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ NaCl। आप इसे यूं भी कह सकते हो कि किसी कैटाइन ने कितने इलेक्ट्रॉन पेयर लिए हुए हैं, जितने इलेक्ट्रॉन पेयर वो लेगा वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। तो एक सोडियम के अतराफ कितने क्लोराइड आयन होंगे? 6। तो 6 किसका कोऑर्डिनेशन नंबर बन जाएगा? NaCl का। ठीक है, जो कि आपको नजर भी आएगा 3rd नंबर पर है। जैसे कि अगर आपके पास रेडियस रेशो कितना आ रहा है 0.414 से 0.732, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6 और शेप कैसा होगा? ऑक्टाहेड्रल या फिर मैं कहूं फेस सेंटर्ड क्यूबिक, जिसमें NaCl की भी एग्जांपल दी गई है। इस बात को अच्छे से समझ लें, इसलिए पेज नंबर 129 पर एक सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन है, उसे सॉल्व करो। कैटाइन एनाइन दोनों का साइज गिवन है, डिवाइड करके बताओ वैल्यू क्या आ रही है। सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन है ये, जहां पर Zn+2 का आपको साइज गिवन है कितना? 74 एंगस्ट्रॉम और सेकंड वन इज 1.84 एंगस्ट्रॉम। अगर आपको रेडियस रेशो निकालना है तो आप क्या करोगे? आप लोगे साइज ऑफ कैटाइन डिवाइड करोगे साइज ऑफ, डिवाइड करके बताओ क्या वैल्यू आ रही है? 0.40 एंगस्ट्रॉम। अब आप देखो, अच्छा वैसे रेशो है तो आप ऐसे भी लिख दो तो चलेगा। तो ये जो आपके पास 0.4 है ये किस रेंज में आ रहा है? सेकंड वाले में, मतलब 0.225 से 0.1, सॉरी ऐसा ही है। तो ये जो 0.4 है वो इधर ही कहीं आएगा, करेक्ट। तो मैं कहूंगा रेडियस रेशो क्योंकि इस रेंज पर आ रहा है, तो ये जो आपका आयनिक सॉलिड है ZnS, इसका शेप कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? तो बात समझ आ रही है रेडियस रेशो कैसे काम करता है? ये आपको बताता है कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल कैसा होगा। इसे लिख लो और आप लिख लेना कि सिंस द रेडियस रेशो is in between 0.225 to 0.414, that is 0.40. Therefore, the shape of ionic crystal is tetrahedral and the coordination number is 4. ये खुद से कंप्लीट कर लो, देन मैं आगे बढ़ूंगा। अगर कोई कंपाउंड है, चाहे वो कोवलेंट कंपाउंड हो या आयनिक कंपाउंड हो, अगर उनके पास फ्री आयंस मौजूद हैं तो ही वो बिजली को पास कर पाएगा, और अगर फ्री आयंस मौजूद नहीं है तो वो बिजली को पास नहीं कर पाएगा। क्योंकि हमारे पास आयनिक सॉलिड जो हैं उनमें आयनिक एसोसिएशन होती है जो बहुत मजबूत होती है, तो आयन फ्री नहीं होते कि वो बिजली को क्या करें, एक जगह से दूसरी जगह कंडक्ट करवा सकें। इसी वजह से आयनिक सॉलिड जो होते हैं सॉलिड स्टेट में, क्योंकि आयन एक जगह पर फिक्स हुए हुए हैं, मोबाइल नहीं है, वो मूव नहीं कर पा रहे, वो एक जगह पर फिक्स हैं, लोकलाइज्ड हैं, इसी वजह से सॉलिड हालत में बिजली को कंडक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर उन्हें पिघला लिया जाए, मोल्टन से मुराद पिघला लिया जाए, आयन जरा फ्री हो जाए, मूव करने लगे, या फिर
आप इन आयनिक सॉलिड को पानी में हल कर लो तो फिर वो बहुत अच्छे बिजली के कंडक्टर बन जाते हैं। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के हवाले से भी ये बात लिख लो कि सॉलिड स्टेट में नहीं करते हैं, मोल्टन स्टेट में करते हैं या एक्वस स्टेट में करते हैं और क्यों करते हैं, और सॉलिड में क्यों नहीं करते हैं, लिख लो। इससे स्ट्रक्चर पे क्या फर्क पड़ता है? अगर आयन मूव कर पाते और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती तो क्या वो इस तरह सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं? जवाब है नहीं। इसका मतलब ये है कि आयनिक सॉलिड बिजली को कंडक्ट इसीलिए नहीं कर सकता क्योंकि उसे सॉलिड स्टेट में ही रहना है, और अगर आयनिक एसोसिएशन मजबूत हो तो आयन एक जगह पर फिक्स रहेंगे और फिक्स रहने की वजह से ही वो बिजली को कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। तो पुअर कंडक्टर किस लिए होते हैं? ताकि इनका शेप बरकरार रहे। अगर शेप बरकरार नहीं रहा तो ही बिजली को कंडक्ट कर सकते हैं, मतलब पिघला लेने के बाद और पानी में हल कर लेने के बाद। अगर आप इसे पिघलाओगे नहीं तो अपने शेप को बरकरार रखने के लिए बिजली को कंडक्ट नहीं करेंगे। कोवलेंट क्रिस्टल क्या है बच्चों, या कोवलेंट सॉलिड क्या है? बस वो क्रिस्टल जिसमें लेटिस पॉइंट पर एटम बैठा हो और आपस में जुड़ा किससे हो? कोवलेंट क्रिस्टल। डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, क्वार्ट्ज वगैरह वगैरह। डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही क्रिस्टलाइन फॉर्म है कार्बन के, हैं ये दोनों कार्बन, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मुख्तलिफ है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एटम की अरेंजमेंट एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, जैसे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जैसे कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ, जैसे कि हार्डनेस, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सारी चीजें एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो है एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। इसके स्ट्रक्चर को मैं मजीद डिस्कस करूंगा, लेकिन उस साइट को कॉपी कर लिया तो बता दो, कर लिया। जहां पर डायमंड और ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया गया है, ग्रेफाइट को मैंने पिछली क्लास में भी थोड़ा डिस्कस किया था आपसे। डायमंड के अंदर कार्बन की जो अरेंजमेंट है वो ज़्यादा टाइटली पैक्ड होती है, टेट्राहेड्रल होती है, और किसी एटम के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से डायमंड एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। डायमंड में से बिजली पास नहीं होती। एंगल, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो एंगल कितना होगा? 109.5। जबकि अगर आप ग्रेफाइट की बात करो तो ग्रेफाइट के अंदर जो एटम्स है वो हेक्सागोनली अरेंज होते हैं, हेक्सागोन बनाए होते हैं, और हर कार्बन एटम के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, और एंगल कितना होता है? 120 डिग्री, जिसकी वजह से ग्रेफाइट जो है वो बिजली को कंडक्ट कर पाता है क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ग्रेफाइट की जो हेक्सागोनल शेप है वो लेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, जैसे आपके कॉपी के पेजेस हैं, इसी तरह लेयर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, और हर लेयर के दरमियान एक डिस्टेंस होता है, एक बहुत माइनर सा स्पेस होता है, जो कि कितना होता है? 3.35 एंगस्ट्रॉम। और हर लेयर के दरमियान जो गैप है, ऐसा नहीं कि हर लेयर एक दूसरे से अलग है, बल्कि वो आपस में जुड़ी हुई होती है। किस फोर्स की मदद से? वेंडर वॉल फोर्स की मदद से, इंटरमोलिक्यूलर इंटरएटॉमिक फोर्सेस की वजह से वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं। क्योंकि डायमंड के अंदर हर एटम क्लोजली पैक होता है और यहां पर लेयर्स के दरमियान गैप मौजूद होती है, जिसकी वजह से मैं कहूंगा कि डायमंड ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है। डायमंड क्या होता है? ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है, कम जगह में ज्यादा एटम्स आ जाते हैं, जबकि ग्रेफाइट उतना ज्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड नहीं होता, जिसकी वजह से डायमंड जो है वो हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस है और ग्रेफाइट जो है वो सॉफ्टेस्ट है। सॉफ्टेस्ट क्यों? क्योंकि लेयर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और डायमंड क्या है बेटा? हार्डेस्ट नेचुरल नॉन सब्सटेंस, क्योंकि तमाम के तमाम एटम बड़े ही टाइटली पैक्ड होते हैं और उनमें कोवलेंट नेटवर्क मौजूद होता है, बहुत ही मजबूत।
जहां पर डायमंड और ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया गया है। ग्रेफाइट को मैंने पिछली क्लास में भी थोड़ा डिस्कस किया था आपसे। डायमंड के अंदर कार्बन की जो अरेंजमेंट है वो ज्यादा टाइटली पैक्ड होती है, टेट्राहेड्रल होती है और किसी एटम के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से डायमंड एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, डायमंड में से बिजली पास नहीं होती। एंगल, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो एंगल कितना होगा 109.5। जबकि अगर आप ग्रेफाइट की बात करो तो ग्रेफाइट के अंदर जो एटम्स है वो हेक्सागोनली अरेंज होते हैं, हेक्सागोन बनाए होते हैं और हर कार्बन एटम के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है और एंगल कितना होता है 120 डिग्री, जिसकी वजह से ग्रेफाइट जो है वो बिजली को कंडक्ट कर पाता है क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ग्रेफाइट की जो हेक्सागोनल शेप है वो लेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, जैसे आपके कॉपी के पेजेस हैं इसी तरह लेयर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है और हर लेयर के दरमियान एक डिस्टेंस होता है, एक बहुत माइनर सा स्पेस होता है जो कि कितना होता है 3.35 एंगस्ट्रॉम। और हर लेयर के दरमियान जो गैप है, ऐसा नहीं कि हर लेयर एक दूसरे से अलग है बल्कि वो आपस में जुड़ी हुई होती है, किस फोर्स की मदद से, वैन डर वाल फोर्स की मदद से, इंटरमोलिक्यूलर इंटर एटॉमिक फोर्सेस की वजह से वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं। क्योंकि डायमंड के अंदर हर एटम क्लोजली पैक होता है और यहां पर लेयर्स के दरमियान गैप मौजूद होती है, जिसकी वजह से मैं कहूंगा कि डायमंड ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है। डायमंड क्या होता है? ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है, कम जगह में ज्यादा एटम्स आ जाते हैं, जबकि ग्रेफाइट उतना ज्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड नहीं होता, जिसकी वजह से डायमंड जो है वो हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस है और ग्रेफाइट जो है वो सॉफ्टेस्ट है। सॉफ्टेस्ट क्यों? क्योंकि लेयर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और डायमंड क्या है बेटा? हार्डेस्ट नेचुरल नॉन सब्सटेंस, क्योंकि तमाम के तमाम एटम बड़े ही टाइटली पैक्ड होते हैं और उनमें कोवलेंट नेटवर्क मौजूद होता है, बहुत ही मजबूत। अब आप एक छोटा सा काम करोगे, आयनिक क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज और कोवलेंट क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज रीड करोगे और कोई चीज पूछनी होगी तो मुझसे पूछोगे। क्रिस्टल जिनमें लेटिस पॉइंट पर कौन बैठा हो? मॉलिक्यूल, और आपस में जुड़े हुए किससे हो? वैन डर वाल फोर्स से। और आपको पता है वैन डर वाल फोर्स कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है, ये एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, जिसकी वजह से ये क्रिस्टल भी बहुत वीक होते हैं। आइस, आयोडीन, कैम्फोर, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को बेटा ड्राई आइस कहता है। क्या कहते हैं? तो ये सारे सॉलिड किस तरह के सॉलिड है बेटा? मॉलिक्यूलर, कि पानी का मॉलिक्यूल, आयोडीन का मॉलिक्यूल, कैम्फोर का मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल लेटिस पॉइंट पर मौजूद होंगे और जुड़े हुए होंगे वीक वैन डर वाल फोर्स से। किससे? वीक वैन डर वाल फोर्स से। इसी वजह से ये सॉफ्ट सॉलिड होते हैं और ज्यादातर इनमें से सबलाइम होते हैं, मतलब रूम टेम्परेचर पर सॉलिड से डायरेक्ट क्या बन सकते हैं? गैस बन सकता है। इनकी भी ड्राई आइस मतलब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि ड्राई होती है ये। ड्राई आइस इसे इसलिए कहते हैं, दिखने में स्नो जैसा होता है ये, और ड्राई इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वो आइस है जिसमें पानी नहीं है। दिखने में है पानी वाले बर्फ की तरह लेकिन पानी नहीं है, तो विदाउट वाटर से एनहाइड्रस भी कहते हैं। एनहाइड्रस से मुराद होता है विदाउट वाटर। तो दिखने में बर्फ जैसा ही है और ठंडा भी है लेकिन वाटर नहीं है ये। तो ड्राई आइस, किसी चीज में पानी ना हो तो उसे ड्राई बोलेंगे ना। तो बर्फ है लेकिन ड्राई है, सूखी हुई बर्फ है, पानी नहीं है इसमें। ड्राई वाटर देखा है आपने? नहीं। होता भी नहीं है। बस काफी आज के लिए इतना।